1995 से 2007 के बीच में सक्रिय भूमिका निभाने वाली उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, जो कि आने वाला विधानसभा 2027 का चुनाव होने जा रहा है, चंद ही वक्त बचा हुआ है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई। देखा जाए तो प्रकाश राजभर से लिए संजय निषाद से लिए और अनुप्रिया पटेल तक, जो कि इतनी इतनी बड़ी पार्टी की मुखिया नहीं है जितनी बड़ी पार्टी की मुखिया की हम बात करने जा रहे हैं। मायावती का एक बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक उनके साथ है। लेकिन इधर काफी सालों से मायावती जी उस फॉर्म में नहीं है, उस तेवर में नहीं दिखती जो कभी वो 2007 से लेके और 2012 के बीच में उनका काम करने का जो तरीका था और जिस तेज तर्रार तरीके से उन्होंने और बहुत ही कानून व्यवस्था को टाइट रखते हुए 2007 से 2012 तक हुकूमत किया, 4 बार के मुख्यमंत्री रही। अब आज के आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक विधायक हैं, उमाशंकर सिंह जी, जिनके बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने बलबूते हैं, पार्टी से उतना ज्यादा उनका वो नहीं रहा जिस हिसाब से वो विधायक बने हैं। इन्हीं सब बीचों बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। आलोक भाई, बहुत बहुत नमस्कार। बोलना नमस्ते भारत पे। जी। कभी केंद्र की, जब अटल जी की सरकार अल्पमत में आ गई थी और ये हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी किस खेमे में जाना चाह रही है, तो उन्होंने बात कह के पूरा देश उस टाइम देख रहा था, क्योंकि मायावती जी के ऊपर सबकी निगाहें टिकी थी और ये हो रहा था कि देखिए मायावती जी अपना मतलब किस तरफ किस रुख पे जाती है, मतलब उधर जो यूपीए की तरफ जाती हैं या उसकी तरफ जाते हैं। एनडीए की तरफ। तो उन्होंने एक बात कह के सबको चौंका दिया था कि दोनों ही मेरे सामने ऐसे हैं जैसे एक नागनाथ हो और एक सांपनाथ हो। ऐसे ही बयानबाजी के लिए भी बहुत मशहूर रहे हैं और कुछ और भी उनके जिंदगी में, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए। इन्हीं सब पे बात करेंगे। आलोक भाई, क्या वजह है कि 2007 के बाद फिर मायावती उभर नहीं पाई? देखिए, 2007 से 2012 तक मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को एक बहुत अच्छी दिशा दी। काफी सारे प्रोजेक्ट जो आज जिन्होंने नींव रखी है बाद के प्रोजेक्ट्स के लिए, जो ये एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं हम लोग, नोएडा से आगरा वाला, जो दिल्ली से आगरा वाला यमुना एक्सप्रेस वे था, वो उन्हीं के दिमाग के ऊपर थी। और अभी यूपी ईडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, एक्सप्रेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो उसी समय उसने जन्म लिया और आज हम देख रहे हैं कि यूपी ईडा के थ्रू बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, स्टेट हाईवेज बन रहे हैं, जैसे कि आपका गंगा है और सही बात है। लखनऊ लखनऊ आगरा पहला एक्सप्रेस पे उन्हीं की देन, जो उन्हीं की देन है। जेपी ने और बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एक तरीके से वो एक विजनरी थी, उनकी एक विजनरी सोच थी। और अगर लखनऊ को देखें या नोएडा को भी देखें, तो पूरा जो डेवलपमेंट है पार्कों की एक थीम लेके आए, और नोएडा में तो उन्होंने पूरा जितना रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया है वो उन्हीं के दिमाग की उपज है। हाँ, और उन्होंने ही उसको वहां पे फार्मूला 1 रेस का उन्होंने ट्रैक भी बनाया। हाँ, वो एक पार्ट हो गया है। दूसरा है पूरा नोएडा को बसाना। उन्होंने जब जब भी वो चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने वहां पे काम करवाया, नोएडा में काफी उन्होंने काम करवाया, और इसीलिए नोएडा जो आज दिख रहा है हमें वो उस रूप में है, क्योंकि बहन मायावती जी ने वहां पे काफी सक्रिय भूमिका निभाई उसको डेवलप करने में। तो उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा था। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आज सब लोग याद करते हैं कि मायावती जी के समय में कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त थी। और मैं तो आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जो बहुत सारे मेरे जो पुलिस में जो जानकार हैं, पुलिस विभाग में, उन्होंने ये बात कही। मैं तब उस समय अमेरिका में था, जब उनकी हार हो गई तो मैंने बहुत लोगों से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि भाई हम सब पुलिस वालों ने मिलकर उनको जो है हरवाया है। हमारी पूरी लॉबिंग जो है उनके अगेंस्ट थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमें टाइट किया हुआ था, हमारा जो है
जीना मुहाल हो गया था, तो हम लोग चाहते थे कोई ऐसी सरकार आए जिसमें फिर से हम लोग जो है अपने उपद्रव कर पाएँ, जैसे हम लोग करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिस तरह के हम काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि पूरी पुलिस महकमा उनके अगेंस्ट था, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से सारी चीज़ों को दुरुस्त करके रखा था, अपने हाथों में कंट्रोल करके रखा था। बड़े-बड़े कद्दावर बाहुबली वो बन के घूमते हैं। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, किसी और प्रोग्राम में नाम लिया जाएगा। हाँ, उनको लोग उन्होंने जानते उठा हैं, के नाम लीजिए चाहे ना लीजिए, वो तो सब खुदवा जानते दिया ही था उन उन्होंने, औलाद हाँ, तालाब सब। बिल्कुल, भाई राजा उन्होंने भैया उठा के के साथ उन तो उन्होंने, भाई वो तो खुला हुआ है ना, राजा भैया के साथ तो उन्होंने बिल्कुल वो किया ही था भाई उन्होंने। और उन्होंने 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 जेल में डलवाया। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि बाहुबलियों को जो है जेल में डाल सके। सब खुले घूम रहे हैं। चाहे कितना भी कहें लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे ही अखिलेश जी के समय था, वहां भी ऐसे ही था। पुलिस और माफिया का, बाहुबलियों का आपस में गठजोड़ जो है बहुत काम करता रहा, और इसीलिए उनकी उनकी हार भी इसी कारण से हुई। तो मायावती के समय में सब कुछ दुरुस्त था। बिल्कुल, आप एक बात आपने कही कि, और जो मुख्य हम लोग के विषय है कि ऐसा क्या हुआ कि 2012 के बाद से वो बिल्कुल जो है सक्रिय, हाँ, हाशिए पे चली गई। बिल्कुल हाशिए पे चली गई। तो उसमें एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का, और उन पे और भी तरह की कार्रवाइयाँ, सीबीआई, मिल जाएगी अभी। सीआईडी की तमाम तरह की उनके ऊपर कि वो उन्होंने पैसा जो है कमाया है गलत तरीकों से, और अपनी जब वो चीफ मिनिस्टर रहीं, और बहुत सारे उन्होंने जो है क्या कहते हैं, रियल एस्टेट में जो है उनका पैसा लगा हुआ है, और इस तरीके की चीजें जांच चलती रही। जबकि आज तक जांच में कुछ निकला नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उन्हीं कारणों से उनको कहीं न कहीं ऐसा कोई डर बैठ गया, खौफ बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जेल चली जाऊँ, और उन्होंने जो है बिल्कुल एक तरीके से अपने को विथड्रॉ कर लिया, पीछे कर लिया। ये एक कारण बताया जाता है जो मतलब प्रचलित कारण है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ऐसा ऐसा है। मुझे लगता है कि उनको अपने आस-पास जो है वो सही लोग नहीं मिले। एक सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो तो ठीक है, उन्होंने खैर उनके लिए पहले भी काम किया, और वो एक बहुत अ, वो भी एक अहम कारण थे हाँ, कि हाँ, 2007 में ब्राह्मण वफादारी और निभा बिल वफादारी निभा रहे हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक की दावत, उन्होंने दावत दिया था मायावती जी को उस टाइम, और चर्चा अमेरिका तक हो रही थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से वो सरकार चला रहे थे, देखा जाए उस कार्यकाल में, बहन जी मायावती जी के वो जो 2007 से 12 का कार्यकाल था, कार्यकाल के टाइम में चीजें बहुत अच्छे से चल रही। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन आया, भाई उसी दौरान ये बात बहुत तेजी से फैलने लगी कि ये तो मूर्तियों का शहर बसा रहे हैं, पत्थरों का शहर बसा रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े घोटाले और घपले हो रहे हैं इसमें। पत्थरों का ले नोएडा से लिए और लखनऊ तक एक ऐसा इनके साथ एक नैरेटिव सेट किया गया कि लगा कि एकदम से कुछ नहीं, बस और यहाँ तक अखिलेश यादव ने तो जौनपुर की एक रैली में उन्होंने कहा था, ललई यादव के इलेक्शन में गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी पहली मुख्यमंत्री हैं जो अपने जिंदगी में अपनी मूर्ति बनवा रही। हुँ, अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि ये एक दुष्प्रचार कह लीजिए कि जो उनके अगेंस्ट किया गया था हुँ, कि मूर्तियों का शहर और पत्थरों का शहर और बहुत बड़ा घोटाला और घपलेबाजी। उसके साथ साथ एक चीज और भी आ गई थी कि आरएसएस को ये लग रहा था कि अगर मायावती जी दोबारा रिपीट करती हैं, तो जो बुद्धिज्म, जो बौद्ध जो धर्म है, जो किताबों में है, क्योंकि वो देखा जाए तो वो 2007 से 12 में उन्होंने उस पे भी बहुत फोकस किया, बौद्ध समाज के ऊपर, बौद्ध मठ और मंदिरों के ऊपर, और ऐसे ऐसे महापुरुषों के ऊपर। तो ये लग रहा था कि ऐसा ना हो जो चीजें किताबों में है वो सड़क पे और बाकी पार्क में और बाकी जगहों पे दिख जाए। तो थोड़ा सा इसमें आरएसएस का भी ये था कि वो दोबारा रिपीट ना करें। ये बहुत से जानकारों के बीच में चर्चा होती रही, तो ये बात उभर उभर के आ रही।
नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ये रहा होगा। देखिए आरएसएस तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके चलती है, लंबे समय के लिए। तो वो सब चीज़ों का एनालिसिस करती है और उनको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि जिस तरीके से मायावती बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं, उनको सामने ला रही हैं, उसका प्रचार-प्रसार कर रही हैं, जिसका संविधान में ख़ैर हम लोग को राइट भी है, वो एक अलग। तो वो ज़रूर आरएसएस की एक वो होगी, लेकिन भाजपा उस समय जीती नहीं, जीती तो अखिलेश। और और तो ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा होगा। नहीं मेरे ख़्याल बात से जो आपने दुष्प्रचार की जो आपने बात कही, वो जी। दुष्प्रचार ने ज़रूर अपना काम किया। जो भी कह आता था वो पत्थरों की बात करता था कि ऐसे बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया। और वो नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे जो बना है उसके पास जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे सारी ज़मीनें जो है इनके रिश्तेदारों ने खरीद ली। और जो बातें उस समय बोली गई वो तो आप ये समझिए कि कोई कहीं भी कोई रोड बन रही है, कुछ बन रहा है तो उसके आस-पास की सारी ज़मीनें सबसे पहले आईएएस और ये इनके मंत्री-तंत्री, एमएलए, एमपी सब हाँ खरीद हाँ ही जो लेते हैं। आज की बात थोड़ा है, वो तो जी जी 1970 से 65 से 60 से वही चला आ रहा है। लेकिन बस यही बात है कि आप किस तरीके से दुष्प्रचार कर दो, कितना उसको फैला दो कि लोगों का जो है रुझान है वो जो है बदल जाए। तो अ ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। बीच का जो एक फ़ेज़ गया 2012 से 2017-18 तक का, वो ऐसा गया कि उन्होंने थोड़ा-सा ईडी का भी वो रहा होगा या जैसे भी जो चीज़ें रही होंगी, वो थोड़ा-सा जो है वो मध्यम हो गई। और फिर एक बार अब जब मध्यम हो जाते हो, आप विथड्रॉ कर जाते हो, तो उसके बाद से आपको फिर से राजनीतिक ज़मीन बनाने में बहुत समय लगता है। ये एक सच्चाई है। नहीं सही आप एक बात है। ये हाँ दिशा आप खो देते हो ना, जैसे 2012 से 17, 18, 19 तक उन्होंने दिशा खो दी। सही। उनके लोग भी उनसे कट गए, दूसरी-दूसरी पार्टियों में चले गए। तो उसके बाद से उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन उस तरीके से वो सब चीज़ों को बढ़ा नहीं पाई और उनके आस-पास जो लोग हैं, जैसे उन्होंने उनका अपने खुद के भाई को भी जो है काफ़ी नोएडा में काफ़ी सारे क्या कहते हैं मॉल वगैरह में उनका नाम आया है कि ये सब मॉल उन्हीं के नाम पे हैं और ऐसा-वैसा है। ये सब चीज़ें हुई तो वो नहीं नहीं उनसे भी वो थोड़ा-सा बिल्कुल हाँ, उनसे भी भाई डिफरेंसेस रहे। उनके हुँ, उनके दौरे दौरे उनके दौरे हुकूमत में हुँ, ब्यूरोक्रेसी पे तो बहुत ज्यादा कंट्रोल था उनका। कंट्रोल था, बिल्कुल। नौकरशाही पे तो बहुत ज्यादा उनका कंट्रोल था। और एक लॉबी ऐसी थी नौकरशाही की कि जो उनके अगेंस्ट भी काम कर रही थी। वो नहीं चाह रहे थे कि ये दोबारा रिपीट करें। दूसरे क्या है कि अगर देखा जाए तो जो उनके साथी संगी और धीरे धीरे सब साथ छोड़ते चले गए। तो कहीं ना कहीं एक चीज उनके ऊपर एक इल्जाम विपक्षियों द्वारा लगाया जाता, कहाँ तक सही है, वो अक्सर ये इल्जाम लगता रहा कि वो टिकटों को पैसों की वजह से पैसे लेके तब टिकट देती हैं वो। और उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा अ, पैसा लेती हैं। और उसका नुकसान ये हुआ कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जो मेहनत करते हैं सालों साल, उन्हें ये लगता है, उम्मीद रहती है कि यार एक टाइम आएगा इलेक्शन के टाइम तो हो सकता है हमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी से या इस संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट मिल जाए, क्योंकि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी में देखा गया कि मेहनत तो जमीन पे कोई और करता है इसी लालच में, लेकिन बाद में एक पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया जाता है। तो ये जो पतन का मामला है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो ये वजह है कि जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता उनको मौका नहीं दिया जाता। ऊपर से कोई आ गया बाहुबल वाला, धन बल वाला, उसको वो टिकट दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी ने मान लिया एक सौदा हुआ, एक रकम तय हो गई, उससे ज्यादा रकम देने वाला आ गया तो वो रिप्लेस भी कर देती थी कि मतलब कहते अच्छा तुम ऐसा करो, तुम नहीं अभी इनको इनको टिकट दे दो। तो ये जो एक कंपनी बना दिया था उन्होंने, इस पे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो गया और कार्यकर्ता धीरे धीरे जमीन से छटकते चले गए। उसको देखते देखते ऊपरी लेयर जो लीडरशिप की थी, उनको लगा कि यार अब वो बात रह नहीं गई, क्योंकि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो कलेक्टर अमीन बनाई। वो कलेक्शन करने वाले लोगों को रखी है कि वो सिर्फ कलेक्शन करना उनको। वो इल्जाम लगा था नसीमुद्दीन के ऊपर जब वो पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये भी एक तो वजह रही है जो मायावती जी का देखिए
ग्राफ जो, अच्छा एक चीज और भी उन्होंने कहा था, वो मुझे भी याद है। उन्होंने कहा था कि जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा वो ना मेरे घर से होगा, ना मेरे खानदान से होगा, ना मेरा भाई होगा, ना मेरा भतीजा होगा, और ना पश्चिम से होगा, वो पूरब से होगा और दलित ही होगा। इतनी बातें उन्होंने कही, लेकिन अंतोगत्वा देखा जाए तो वो खुद भी उसी भाई भतीजेवाद पे आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो भाई भतीजेवाद पे हैं। आपने देखा होगा कि आनंद आनंद जी को भी उन्होंने बीच में जो है सारे पार्टी के पदों से हटा दिया था, तो ऐसा नहीं, वो कंट्रोल बनाए रखती हैं। अभी उनका उत्तराधिकारी तो कोई हो नहीं सकता, वो खुद ही है। और जहां तक आप ये दुष्प्रचार की आपने बात की थी, जो आपने इतनी सारी बातें करी, उस समय दुष्प्रचार कहें या सही बात थी हम नहीं जानते। ये यहाँ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उनके घर पे जो है ऑफिशियल जो उनका सरकारी निवास है उसमें नोट गिनने की मशीन रखी हुई है, और रोज रोज वहां से नोट गिने जाते हैं वहां पे। तो ये सारी बातें भी कही जाती थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी अटपटी लगेगी। देखिए, भाजपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, इसमें जो है 50% से ऊपर जो है नेता होते हैं, वो सब जो है बाहुबली टाइप के होते हैं। ये सच्चाई है। वो हाँ ठेकेदार होंगे नगर निगम के, एलडीए के, फलाना ढिमकाना, रोड के ठेकेदार। वो सब क्या है कि बाहुबली होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा क्या है, अपने नेता के भी नहीं सुनते हैं। जैसे अखिलेश जी भी उनसे कुछ कहेंगे तो उतना नहीं सुनेंगे। ऐसे ही यहीं पे आज की अभी की सरकार लीजिए, योगी जी की भी कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। योगी जी बोलते रहे, सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन बुलडोजर सुनता है। बुलडोजर सुनता है, कुछ कुछ सिलेक्टिव सुनता है। वो भी ये नहीं कि वो हर केस में नहीं सुनता है, सिलेक्टिव हाँ सुनता हाँ है। चाहे जी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, उसमें भी धर्म दिख जाता है इन लोगों को, और उसी धर्म के अनुसार ही ये लोग बुलडोजर चलाते हैं। तो ये तो जी एक बहुत ही मतलब एक गंदी गलत चीज है। उसके लिए क्या घृणित वो है, जी मानसिकता है। जी लेकिन जी। ये मायावती जी की थोड़ा अटपटा लगेगा, आप लोग सुनिएगा। जो उनके जितने भी उनके एमएलए होते थे, 95% बाहुबली नहीं थे। क्यों नहीं थे? एक तो मेजॉरिटी जो है वो दलित समाज से थे। और ये एक सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप इससे भी देख सकते हैं कि जातियों में आपस में कौन कितना, किसका वर्चस्व है, किसका कम है, किसका ज्यादा है। क्योंकि दलित जी समाज से मेजॉरिटी दलित समाज से थी। और वो जी इस बाहुबली वाली जो उनके अंदर से वो चीज थी भी नहीं। वो अपना काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। और हर चीज जो है वो बहन मायावती की जी के थ्रू ही निर्देश आते थे, और उसी के थ्रू काम होता था। अगर कोई भी एमएलए या मंत्री इधर जाके कुछ पैसा ऐसा लेके और कुछ काम करवाता था या करता था, और उनको खबर लग जाती थी, तो उस मंत्री को हटाने में भी वो 2 सेकंड नहीं लगाती थी। अरे भाई इसीलिए देखियो उमाकांत को तो घर पे बुला के अरेस्ट करवा दिया था। हाँ, तो इसी एक आईएएस थे, वो इतना ज्यादा डर गए, गिड़गिड़ाने लगे, पैर पकड़ लिया उन्होंने। दहशत तो, तो और ये तो था ही उनके पास, बिल्कुल सही बात है, वो ये फैसला तो लेकिन ले ले। उसका कारण ये था क्योंकि वो अपने हिसाब से टिकट बांटती थी। जी सच्चाई होगी कि वो पैसा लेती हैं, आज भी कहा जाता है, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। क्योंकि मैंने और पार्टियों को भी देख लिया, तथाकथित ईमानदार पार्टियों को भी मैंने देख लिया। मैं एक पार्टी से जुड़ा रहा था, उसमें भी जी। सब में ऐसे ही है कि 60% सीटें जो है वो आप वैसे दे दीजिए, फेयर दे दीजिए, और 40% पैसा लेके दीजिए, जिससे आपके पास फंड रहे। हमने तो देखा कि राज्यसभा की सीट भी जो है वो पूरी तरीके से जो है पार्टियां पैसा लेके ही हाँ देती है। आप वो देखेंगे तो बड़े अब बड़े जो इंडस्ट्रीज पर। सैकड़ों करोड़ में चली जाती है। अच्छा आलोक भाई, जिसे ये चर्चा आम है कि बहुजन समाज, जो बहुजन मूवमेंट था, जो वामसेफ उसका एक तरह से अनुषांगिक संगठन था, तो वो वामसेफ भी कहीं ना कहीं किनारे लग गया, और बहुजन मूवमेंट भी एक तरह से खत्म हो गया। ठीक है। जो नारा कभी बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत में दिया गया था, तिलक तराजू और तलवार, और ये उसके बाद आ गया था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि ये नारे के बाद लोग जो है अपने आप को थोड़ा समाज, सर्वजन सहाय का भी नारा दिया गया था। और ये इलेक्शन एक 2012 के भी इलेक्शन में ये उठा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। ये जो इस टाइप के जो नारे गढ़े गए थे, उससे मतलब जो ऐसे आम जनमानस जो बहुत धनबल बाहुबल से दूर रहे हैं,
एक एक मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार को लग रहा था कि यार हाँ अब इंसाफ की बात होगी, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे उस मोमेंट से, उस जिस दिशा में उनको जाना था, आगे बढ़ना था, उससे वो रास्ता भटक गए। हाँ, देखिए अगर बहन मायावती जी हैं जो अभी अभी क्या वो पिछले 10 साल से 12 साल से वो सभी धर्मों को साथ में लेके चलने की बात करती हैं और कोई भी उत्तेजक वो बयान नहीं देती हैं। हर चीज में उनकी एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है। श्री राम मंदिर घोटाले में ही उन्होंने जो है कहा कि मतलब इतना उसमें थ्रिल पैदा करने की जरूरत नहीं है, जो दोषी हैं उनको आप तुरंत कार्रवाई करके उनको सजा दीजिए और इसका निस्तारण करिए। तो ऐसा नहीं कि वो किसी चीज को बहुत उछालने की कोशिश नहीं करती हैं, उनका एक मैच्योर हम वो देख रहे हैं। अब अब मेरे ख्याल से इस जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें वो अगर कांग्रेस के साथ कुछ गठबंधन उनका हो जाता है या वो चाहें और कांग्रेस जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी जो है प्रयास भी कर रहे हैं कि वो बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, कोई अरेंजमेंट बन जाए, अगर इस तरीके का बहन मायावती जी भी अगर वो लेती हैं, स्टैंड लेती हैं और उस दिशा में कदम बढ़ाती हैं थोड़ा भी, तो मेरे ख्याल से हम एक बहुत ही एक अलग राजनीतिक दृश्य देखेंगे 2027 के चुनाव में, अगर ऐसा हो जाता है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोग भाई, क्योंकि समय का अभाव है। और ये सही आपने कहा कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता तो तस्वीर बदल जाएगी। और उसके साथ साथ एमआईएम की भी चर्चा लोग करते हैं कि एमआईएम, कांग्रेस और बसपा का गठजोड़ अगर हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में लोगों का सुपड़ा ऐसे ही साफ होगा, जैसे 91 के चुनाव में, 93 के दौर में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था तो सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसा ही लोगों का एक लोगों की एक चाह है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बिल्कुल। एकदम तस्वीर बदल जाएगी। बहरहाल जिस तरीके से मतलब राजनीति के केंद्र में बहन कुमारी मायावती जी रही, दिल्ली से लिए यूपी तक में वो हलचल मचाए रखती थी। अब देखना ये है कि 2027 के चुनाव में वो अपनी रणनीति कैसे बदलती हैं, किस रणनीति के तहत वो 2027 में उतरती हैं। अभी तक किसी गठबंधन की बात उन्होंने किया नहीं है, ये समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।